नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज हम लोग बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बारे में कि केंद्र शासित प्रदेश का गठन किस आधार पर होता है और इसके पीछे कौन सा कारण होता है कि किसी जगह को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है और उसके पीछे कौन से तर्क होते हैं। तो इससे पहले कि हम इसके आगे बढ़ें, सबसे पहले आप समझिए कि ब्रिटिश काल में 1874 में 1874 में अंग्रेजों के समय, ब्रिटिशर्स के समय सबसे पहले अनुसूचित जिले का निर्माण किया गया था, जो बाद में चल के आयुक्तीय क्षेत्र के नाम से जाना गया। यानी जो आज की डेट में हमारे यहाँ कमिश्नरी काम करता है, वो तत्कालीन समय में आयुक्तीय क्षेत्र था यह। और सबसे पहले 1874 में ब्रिटिशर्स ने अनुसूचित जिलों का निर्माण किया। आप बेहतर जानते होंगे कि आज़ादी के समय हमारे देश में जो देशी रियासतें थे उनकी एकीकरण की जो बात कही गई थी संविधान में, तो स्वतंत्रता के बाद जब राज्यों की सूची बनाई गई कि राज्य को किस जगह पे कैसे रखा जाए, तो वो 4 भाग में बांटा गया था, क, ख, ग और घ। तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो भी राज्य को या वर्तमान समय में जो केंद्र शासित प्रदेश है या स्वतंत्रता के बाद थे, वो भाग ग और घ के अंतर्गत रखे गए थे, भाग ग और घ के अंतर्गत। लेकिन राज्यों की 4 श्रेणियां बनाई गई थी, क से घ तक, और केंद्र शासित प्रदेशों को ग और घ के अंतर्गत रखा गया था। अब थोड़ा ये जानने का कारण है कि केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के पीछे कारण क्या होता है। तो मुख्यतः जब आप भारतीय राजनीति को पढ़ेंगे या तत्कालीन समय के इतिहास को जानेंगे, तो 4 कारण बताए गए हैं भारतीय राजनीति में कि केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के। ये मात्र 4 कारण हैं, मात्र के हैं, यह प्रमुख 4 कारण बताए गए हैं। पहला है राजनीतिक व प्रशासनिक सोच, जिसके अंतर्गत तत्कालीन समय में दिल्ली और चंडीगढ़ को रखा गया था। अब हमारे पास उसी तरह से राजनीतिक और प्रशासनिक सोच में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को लाया गया है। दूसरा है सांस्कृतिक भिन्नताएं, कल्चरल डिफरेंसेज, जिसमें पुदुचेरी, दादरा और नागर हवेली को रखा गया। तीसरा है सामरिक महत्व, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को रखा गया था। चौथा, पिछड़े और अनुसूचित लोगों के लिए विशेष बर्ताव व देखभाल के लिए, यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पे पिछड़े और अनुसूचित जो लोग हैं उनके लिए जो क्षेत्र है, उनके विशेष बर्ताव और देखभाल के लिए, जिसमें मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को रखा गया, जिसमें आज के स्थिति में ये सारे के सारे राज्य बन चुके हैं। अब जब आप जानेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जब हमारे देश में राज्यों के पुनर्गठन संबंधी जो समस्या आई थी, तो 1956 में इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो तत्कालीन समय में अपनी रिकमेंडेशन दी थी, तो राज्यों के गठन के साथ साथ उन्होंने केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात की थी। तो ये केंद्र शासित प्रदेश के गठन के संबंधित एक छोटा सा तथ्य है। अब भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, समूह की बात नहीं कर रहा है, संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 को हम लोग यहाँ पे 3 भाग में बांट के पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 1 3 भाग में बांटा गया है। पहला है राज्यों का क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, और तीसरा ऐसा क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अधिगृहित किया जा सके, वो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद 1 3 भाग में बटा हुआ है, राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसा क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सके। तो वापस आ जाते हैं स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग, जो फजल अली आयोग के बाद की बात हम कर रहे हैं। तो 1956 में जो उनके रिकमेंडेशंस थे, तो 7वां संशोधन हमारे संविधान में 1956 में किया गया। भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241 के बीच में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है कि उनके क्षेत्र का प्रशासन, उनका रख रखाव और कैसे उनके यहाँ विधानसभाएं काम करेगी अगर होगी तो, और किस प्रकार से उनके यहाँ केंद्र सरकार की योजनाएं लागू की जा सकती है। वो है अनुच्छेद 239 से 241 भाग 8 में। अब जब 1956 के समय हमारे यहाँ के फजल अली आयोग के बाद जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाई गई थी केंद्र शासित प्रदेश, वो कुल 6 थे।
जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मिनी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। पुदुचेरी 1963 में ही वहाँ पे विधानसभा का गठन कर दिया गया था। अब अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें, चूँकि दोनों जगह पे विधानसभा है, तो अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली के लिए एक संविधान संशोधन लाया गया था 1991 में। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया और वहाँ पे विधानसभा की जो संबंधी प्रावधान थे वो लागू कर दिए गए। तो अगर हम बात करें पुदुचेरी का, तो पुदुचेरी में आज के समय में 30 विधानसभा सीट है और दिल्ली में आज के समय में 70 विधानसभा सीट है। एक चीज ये सीट होने के तात्पर्य में मैं आपको बता दूं कि यूनियन टेरिटरी में केंद्र सरकार यानी कि संसद तीनों विषयों पे, जो 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है, तो तीनों विषय के ऊपर केंद्र सरकार जब चाहे कानून बना सकती है। वो विधानसभा होने के बाद भी वहाँ के विधानसभाओं को केवल और केवल राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार है। और अगर दिल्ली के बारे में हम बात करें तो दिल्ली राज्य सूची के विषय पे कानून तो बनाएगी, लेकिन लोक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और भूमि संबंधी बातों को छोड़ के, यानी दिल्ली को वो 3 अधिकार नहीं दिए गए हैं। पुदुचेरी को राज्य सूची के सारे विषय पे अधिकार दिए गए हैं। दिल्ली को केवल पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि संबंधी बातों को छोड़ के बाद बाकी राज्य सूची के सारे विषय पे कानून बना सकती है। और केंद्र सरकार जब चाहे यूनियन टेरिटरी के लिए या संसद यूनियन टेरिटरी के लिए तीनों विषयों पे किसी भी समय कानून का निर्माण कर सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रशासन वहाँ का कैसे काम करता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन के संबंध में वहाँ पे जो भी प्रशासन चलता है वो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, दोनों जगह को छोड़ के जहाँ पे विधानसभा लाई गई है वहाँ पे। जैसे नए में बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का प्रावधान किया गया है, तो वहाँ भी, लेकिन फिलहाल वहाँ पे प्रशासक मौजूद हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ का प्रशासन चलता है एक प्रशासक के माध्यम से। और इस प्रशासक को भी 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फिलहाल कार्यरत हैं। दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहे हैं। और प्रशासक के नाम से यानी एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से इन दोनों जगहों को छोड़ के बाकी सभी जगह पे प्रशासक काम करते हैं। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक होते कौन हैं? ये कोई भी वरिष्ठ IAS अधिकारी हो सकते हैं, IPS अधिकारी हो सकते हैं, सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं, कार्यरत भी हो सकते हैं, या ऐसे हमारे राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगे कि ये व्यक्ति इस जगह के लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक के लिए बेहतर काम कर सकता है प्रशासन में, तो उनको वो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। अगर संसद चाहे तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्यायालय का गठन कर सकता है। वैसे वर्तमान समय में केवल और केवल दिल्ली के पास अपना न्यायालय है और अब नए में हमारे पास जम्मू कश्मीर भी जुड़ जाएंगे। तो जो बाद बाकी जितने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किसी अन्य न्यायालय के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। और अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक की नियुक्ति में ज़्यादा समय लग सकता है या किसी कारणवश वो समय नहीं देना चाह रहे हैं, तो किसी भी राज्यपाल को यहाँ नियुक्त किया जा सकता है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है किसी भी राज्यपाल को। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। और उस समय राज्यपाल जब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक होंगे तो संबंधित जगह पे राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने के लिए वो काम कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात समझिए कि दिल्ली के CM की नियुक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन हाँ, अगर विधानसभा काम नहीं कर रही है, जो अध्यादेश लाने की शक्ति है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही पास है। तो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेशों के गठन से संबंधित प्रावधान थे।
और इसके बाद अगर हम इससे ज़्यादा बात करें तो दिल्ली को ज़्यादा अधिकार दिया गया है, क्योंकि फिर 1992 के बाद दिल्ली में एक बार फिर अमेंडमेंट किया गया और जो आज आप NCR जानते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, इसका विस्तार किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा का भी कुछ हिस्सा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे हिस्से को लिया गया है, वो है। तो अब हम जानेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो गठन है वो अगर भाग 8 में रखा गया है, इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक की बात की गई है। तो इन अनुच्छेदों के बीच में क्या है और इसके क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि बिना इन अनुच्छेदों को जाने अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के इस क्लास को खत्म करते हैं तो इसका जो मूल उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा। तो अब हम अपने इस वीडियो के अंतिम भाग में हैं, आइए इसको हम समझते हैं। अनुच्छेद 239 यह कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे विधानसभा लागू कर दिए गए हैं, वहाँ पे राज्य सूची के विषय को छोड़ के सारे विषयों पर केंद्र शासित प्रदेश काम करता है, केंद्र संसद काम करती है। और दिल्ली के मामले में केवल भूमि, लोक व्यवस्था और पुलिस को छोड़ के केंद्र सरकार सारा व्यवस्था वहाँ पे देखेगी, और राज्य सरकार केवल राज्य सूची में वो 3 बातों को छोड़ के काम करती है। आर्टिकल 239A कहे या क, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों, मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। अभी हम लोग 239 में जो बात कर रहे थे, जैसे हमारा पुदुचेरी और दिल्ली है। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी 1963 से है, दिल्ली के बारे में अगले अनुच्छेद में है, आइए जानते हैं। आर्टिकल 239 के ए या क कहता है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। आपको भली भांति पता है 69th अमेंडमेंट 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया था, जिसका उल्लेख आर्टिकल 239 ए कहे या क में कहे। आप पिछले साल की बात करें, जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था और दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले जो वहाँ पे संबंधित व्यवधान आए थे और एलजी दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए सारे कामों को रोक रहे थे, तो आर्टिकल 239 ए या क बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी, क्योंकि इसी के तहत विशेष उपबंध में दिल्ली विधानसभा के बारे में उसमें लिखा गया है कि दिल्ली विधानसभा अपने लिए कौन कौन से काम करेंगे और उसके प्रति कौन कौन से किस किस कामों के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने कुछ देर पहले हम लोग ने बात किया कि दिल्ली विधानसभा में के द्वारा जो व्यक्ति सीएम के पद पर चुने जाएंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर 239 ख, अभी यहाँ पे तुरंत आएंगे, उससे पहले 239 क में दिल्ली विधानसभा के गठन की बात है। 239 क में है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अगर दिल्ली के एलजी को ऐसा महसूस हो रहा है कि वर्तमान दिल्ली सरकार वो काम नहीं कर रही है जिसके लिए उनका गठन किया गया है, या दिल्ली में किसी भी सरकार के गठन की कोई संभावनाएं जब नहीं हो रही है, तो इन दोनों परिस्थिति में उपराज्यपाल का जो प्रतिवेदन राष्ट्रपति को जाएगा, उसके तहत राष्ट्रपति जो कार्य करेंगे उसका उल्लेख 239 क में किया गया है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि जब राष्ट्रपति दिल्ली के सीएम को नियुक्त करेंगे और उस समय जब विधानसभा नहीं चल रहा होगा, तो क्या उस कंडीशन में अध्यादेश भी क्या राष्ट्रपति ही लाएंगे? नहीं। आर्टिकल 239 ख कहता है अध्यादेश पारित करने की प्रशासक की शक्ति। ठीक है, 239 ख अध्यादेश पारित करने की प्रशासक की शक्ति है वो, कि अगर दिल्ली विधानसभा कार्य नहीं कर रही है, ठीक है, बैठक नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में अध्यादेश लाना अगर दिल्ली सरकार के लिए जरूरी हो गया है, तो वो वहाँ के वर्तमान या तत्कालीन प्रशासक के द्वारा ही अध्यादेश लाया जाएगा। आर्टिकल 240 अनुच्छेद 240, कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
तो अब पुदुचेरी 1963 वाला और 1992 वाला दिल्ली, इनको छोड़ के जितने भी हमारे देश में संघ शासित क्षेत्र हैं या संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनके लिए जो नियम बनाने की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित की गई है। आर्टिकल 240 कहता है। आर्टिकल 241 अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 241 कहता है कि संसद कानून बना करके संघ राज्य क्षेत्रों के लिए या संघ शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, या किसी एक उच्च न्यायालय के साथ कुछ संघ राज्य क्षेत्रों को, एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2, 3, 4 को अटैच कर सकती है। जैसे बहुत सारे संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली को छोड़ करके शायद, अब अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में जब से जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र काज करेगी तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। बाद में किसी अन्य राज्य में, संघ राज्य क्षेत्र में या प्रशासित शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन नहीं किया गया है, उच्च न्यायालय का गठन नहीं किया गया है, तो केवल दिल्ली और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के आ जाने से 2 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां पे कि आर्टिकल 241 के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। बाद बाकी जो भी है वो कहीं ना कहीं किसी साथ अटैच है। दोस्तों, आज इसी के साथ हमारा संघ शासित प्रदेश के गठन भाग 8 239 से 241 आर्टिकल्स के संबंधित प्रावधान खत्म होते हैं। इसके साथ एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, जिसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मैं जो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं वो ये है कि कितने ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो लैंडलॉक हैं। लैंडलॉक का मतलब जो केवल और केवल जमीन पे है, बाद बाकी सब पानी से या पानी के आसपास घिरे हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए इस वीडियो में उपयोगी बातें बता रहा हूं, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।